नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने पानीपत में की बीमा सखी योजना की शुरुआत। पहले 3 साल में 2 लाख महिलाओं को जोड़ने की योजना। कहा, नारी शक्ति बनेगी विकसित भारत का आधार। कांग्रेस को विदेशी फंडिंग पर बीजेपी के आरोपों से गरमाई संसद की सियासत। दोनों सदनों में हंगामा। बीजेपी ने सोनिया गांधी से मांगी सफाई। कांग्रेस का आरोपों से इनकार। संभल हिंसा मामले में संदिग्धों और आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तेज। तलाशी अभियान के दौरान कई लोगों को लिया हिरासत में। भारी तादाद में स्मैक और तमंचे कारतूस बरामद। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बांग्लादेश दौरा। मोहम्मद यूनुस समेत दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर भारत की चिंता से कराया अवगत। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन के डिंग लिरेन की वापसी। 12वें दौर में डी गुकेश की हार के बाद स्कोर 6-6 की बराबरी पर। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी की शुरुआत की है। एलआईसी के साथ जुड़कर महिलाओं के लिए पैसा कमाने की नए अवसर ये खोले गए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति के लिए अपनी सरकार के द्वारा किए गए कामों को गिनाया तो देश के विकास में आधी आबादी के योगदान की सराहना भी की। पानीपत में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए भी एक बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर के निर्माण की आधारशिला रखी। महिला सशक्तिकरण की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक और नई शुरुआत हुई है। ये है बीमा सखी। एलआईसी से जुड़कर बीमा सखियां आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। पानीपत की ऐतिहासिक धरती से प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत में नारी शक्ति की भूमिका अहम होगी। 2047 के विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हमें ऊर्जा के ढेर सारे नए स्रोतों की जरूरत है। ऊर्जा का ऐसा ही एक स्रोत हमारा पूर्वी भारत है, हमारे भारत का नॉर्थ ईस्ट है, और ऊर्जा का ऐसा ही महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे देश की नारी शक्ति, भारत की नारी शक्ति। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा, ये कोटि कोटि हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी नारी शक्ति है, वही हमारी प्रेरणा की स्रोत रहने वाली है। 25,000 बीमा सखियों को प्रधानमंत्री ने नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए। योजना के तहत 3 साल के अंदर देश भर से 2 लाख बीमा सखी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत उम्र की बाधा आड़े नहीं आएगी। 18 से 70 साल तक की पात्र महिला बीमा सखी से जुड़ सकती हैं। पहले साल हर महीना 7,000 रुपया, हर महीना 7,000 रुपया। फिर अगले साल हर महीना 6,000 रुपया होते हुए तीसरी साल हर महीने 5,000 रुपया हर महीना हर महिला को मिलेगा। ये सिर्फ बेसिक स्टाइपेंड है। इसके ऊपर महिला उनके अपने अपने कमीशन भी कमा सकते हैं। जितने बीमा वो करवा रही है उतना उनका कमीशन भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे उनकी सरकार ने महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण देने का काम किया है। सेना में बिना भेदभाव नियुक्तियां दी हैं। सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शौचालय, उज्ज्वला, जन धन खाते, आवास योजना का मालिकाना हक, ड्रोन दीदी जैसी अनेक शुरुआत की है। महिला सशक्तिकरण के साथ प्रधानमंत्री ने पानीपत से ही किसानों के लिए भी एक शुरुआत की। उन्होंने एक बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर निर्माण की आधारशिला रखी। महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय 700 करोड़ की लागत से करनाल में बनकर तैयार होगा। पानीपत से अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और बीमा सखी योजना को लेकर उत्तर प्रदेश के आगरा में भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीमा सखी योजना की शुरुआत होने से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने वाली बीमा सखी एजेंटों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। महिलाओं को मोदी जी का ये प्रयास हमेशा से रहा है कि महिलाओं में एक सशक्तिकरण आए, देश के लिए कुछ कर पाए। इसके लिए उन्होंने बीमा सखी योजना का आज पानीपत में आयोजन किया है। इसमें महिलाओं को 3 साल तक वेतन दिया जाएगा, पहले साल 7,000 रुपये और कार्य के अनुसार उनको कमीशन भी मिलेगा। मोदी जी ने देश के लिए बहुत ही उत्तम कार्य किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हम सब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है और 7,000 रुपये महीना मिलेंगे महिलाओं को। इससे हमें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। सखी बीमा योजना से जुड़ के प्रधानमंत्री का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने गृहिणियों को घर से बाहर निकलने का एक अवसर दिया और ये LIC के सौजन्य से संभव हो पाया है। और मैं ये चाहती हूँ कि महिलाएं एक दूसरे के लिए प्रेरणा बने और इसके माध्यम से हमें कमाने का अवसर मिला, आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। और वहीं राजस्थान के उदयपुर में महिलाओं ने बीमा सखी योजना को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक प्रभावी कदम बताते हुए PM मोदी का धन्यवाद किया। बीमा सखी योजना का माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा शुभारंभ किया गया है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। महिलाएं इंडिपेंडेंट फील करेगी। इसमें महिलाओं को 7,000 रुपये प्रति माह स्टाइफंड के रूप में मिलेगा और अलग से कमीशन मिलेगा उसे। मोदी जी ने जो हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए एक और अवसर हमें प्रदान किया है, उसमें मुझे भागीदारी मिली है, पूरी महिलाओं को जो भागीदारी मिली है उसका हम हृदय से सभी मोदी जी को एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। बीमा सखी वाला जो अभियान मोदी जी ने चालू किया है उसमें हमारी आर्थिक व्यवस्था तो सुधरेगी। बीमा सखी के साथ में जुड़कर काम करना चाहती हूँ, उससे हमारा भी भला होगा और मेरे साथ में जो भी काम करने वाले जिन लोगों को भी मेरे साथ में जुड़ना होगा उन लोगों का भी भला होगा। और उधर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में गतिरोध को समाप्त करने के लिए सोमवार को संसद भवन स्थित अपने कक्ष में राज्यसभा के नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य वरिष्ठ संसद सदस्यों से मुलाकात की। सभापति ने इस मुद्दे पर आगे चर्चा करने के लिए JP नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर मंगलवार को 10:30 बजे मिलने के लिए आमंत्रित किया है, जिस पर दोनों नेताओं ने सहमति दे दी है। इस बीच हंगामे के मद्देनजर सभापति जगदीप धनखड़ ने विदेशी ताकतों के खिलाफ आगाह करते हुए सदन के सदस्यों से एकजुट रहने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर या बाहर किसी भी ताकत द्वारा देश को अपमानित करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। For us, we cannot allow any forces within the country or outside to sacrilege our unity, our integrity and our sovereignty. We as a nation are committed to fight these sinister forces, these forces that are inimical to India. This inimical force mechanism, a deep state that is evolving, is required to be neutralized by all of us. Our commitment to nationalism has to be 100%. और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। चुनाव अगले साल होने वाले हैं। इस सूची में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। सबसे बड़ा फैसला पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट को लेकर हुआ है। पिछली बार पटपड़गंज से बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाए सिसोदिया को जंगपुरा से मैदान में उतारा गया है, जबकि पटपड़गंज से अवध ओझा को मैदान में उतारा गया है। वो हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए जितेंद्र सिंह शुंटी को शादरा और सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को तिमारपुर से टिकट मिला है। शुंटी आम आदमी पार्टी विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल की जगह लेंगे। बिट्टू आम आदमी पार्टी के मुख्य सचेतक दिलीप पांडे की जगह चुनाव लड़ेंगे। मादीपुर से राखी बिरला को टिकट दिया गया है। मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस को टिकट कट गया है और मुस्तफाबाद सीट से इस बार आदिल खान को टिकट दिया गया है। आदिल गोपाल राय के करीबी हैं। इससे पहले पहली लिस्ट में 11 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। पहली लिस्ट में 6 सीटों पर दूसरे दलों से आ चुके लोगों को टिकट दिया गया था।
आम आदमी पार्टी के विधानसभा उम्मीदवारों की सूची को लेकर भाजपा ने चुटकी ली है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने मनीष सिसोदिया की सीट बदले जाने पर कटाक्ष किया है। मनोज जी, एक दूसरी लिस्ट आम आदमी पार्टी ने निकाली है जिसमें 20 विधायकों की सीट, इसमें सभी की बदल दी और मनीष सिसोदिया की सीट को पटपड़गंज से जंगपुरा। ओवरऑल क्या मैसेज है इसका? ये मैसेज है कि आम आदमी पार्टी स्वयं मान चुकी है कि अब वो नहीं जीत सकती। अगर मनीष सिसोदिया जैसा व्यक्ति पटपड़गंज नहीं लड़ करके वहाँ से भाग गए, इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी ये चुनाव हार चुकी है। आम आदमी पार्टी को समझ में आ चुका है कि अब आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बुरी गति होने वाली है, क्योंकि इन लोगों ने दिल्ली के लोगों का बुरा हाल कर दिया। अब भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है दिल्ली में। आप छुप छुप के कितना भी सीट बदल लो, आम आदमी पार्टी की हार निश्चित है। इस बार आपको लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार निश्चित है? हाँ जी, देखो, आम आदमी पार्टी को जिता के दिल्ली हार गई। अब दिल्ली अपने आप को जिताना चाहती, इसलिए भाजपा को जिताना चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद मनोज तिवारी। दावा किया है कि दिल्ली की जनता सब समझ रही है, इस बार के विधानसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में लेकर आएगी। कैमरामैन आशीष के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। और उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा के बाद अब पुलिस ने संदिग्धों और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को पुलिस ने दीपासराय इलाके में 13 घरों में ताबड़तोड़ दबिश दी। सपा सांसद के इलाके में पुलिस ने करीब 3 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान मौके से भारी तादाद में स्मैक और तमंचे कारतूस बरामद किए गए हैं। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सोमवार को एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, एएसपी श्री चंद्र और सीओ अनुज चौधरी ने 2 थानों के अलावा आरआरएफ संघ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के मोहल्ले दीपासराय इलाके में दबिश दी। अधिकारियों ने यहां पर टीम में बनाकर अलग अलग जगहों पर दबिश दी है और करीब 3 घंटे तक यहां पर पुलिस की दबिश दी। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 13 घरों पर दबिश दी गई है। इनमें से 3 घरों में संदिग्ध चीजें बरामद की गई हैं। इनमें से एक मुल्ला अरशद के घर से 93 स्मैक की पुड़िया बरामद की गई है। इसके अलावा ताजवर के घर से एक 315 बोर का तमंचा मिला है। वहीं मेवर के घर से 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। इन घरों में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा चेकिंग के दौरान 3 दर्जन वाहनों का चालान भी किया गया, जबकि 4 गाड़ियां सीज की गई हैं। वीर खास की सूचना पे दीपासराय एवं तिमरदास सराय उसके आसपास के क्षेत्रों में 13 जगहों पे दबिश दी गई, जिसमें 3 जगहों पे पुलिस को सफलता मिली है। उसमें मुल्ला अरशद सन ऑफ शेख अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति के यहाँ पे 93 पुड़िया स्मैक की मिली है, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। एक व्यक्ति ताजवर सन ऑफ नसीम, उसके यहाँ से 315 बोर का तमंचा मिला है। और एक अन्य व्यक्ति है महवर सन ऑफ यावर हुसैन, इसके यहाँ से 315 बोर का तमंचा और 2 लाइव कार्टेजेस भी मिले हैं। उसके अलावा करीबन 32 के करीबन गाड़ियाँ हैं, उनके चालान किए गए हैं, कुछ गाड़ियाँ सीज भी की गई हैं। ये चेकिंग अभियान है, ये पुलिस द्वारा अनुरत रूप से संभल में चलाया जाएगा। अभी तक कुल 39 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो 24 नंबर की हिंसा हुई थी उसके मद्देनजर, और अन्य लोगों की भी गिरफ्तारियाँ सुनिश्चित की जा रही हैं। और वहीं संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक का अगला गवर्नर नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। मल्होत्रा का कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 3 वर्षों के लिए होगा। संजय मल्होत्रा फिलहाल वित्त मंत्रालय में सचिव राजस्व हैं। वे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल कल 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। और भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोमवार को ढाका पहुंचे। विक्रम मिस्री ने ढाका में यूनुस प्रशासन के सलाहकार और विदेश मंत्रालय के प्रभारी मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की। विदेश सचिव ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जाहिर की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष तौर पर हिंदू समुदाय और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने की खबरों के बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोमवार को ढाका पहुंचे। उन्होंने भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श में हिस्सा लिया।
बैठक में बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीम उद्दीन भी शामिल हुए। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। Today's discussions have given both of us the opportunity to take stock of our relations, and I appreciate the opportunity today to have had a frank, candid and constructive exchange of views with all my interlocutors. I emphasized that India desires a positive, constructive and mutually beneficial relationship with Bangladesh. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका में यूनुस प्रशासन के सलाहकार और विदेश मंत्रालय के प्रभारी मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की। बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. विदेश सचिव ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की। बांग्लादेश में अगस्त 2024 में तत्कालीन पीएम शेख हसीना के बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के चलते देश छोड़कर भारत आने पर मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद से बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों की कई खबरें सामने आई हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में स्थापित अंतरिम सरकार पर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा न दे पाने के आरोप लगते रहे हैं। उम्मीद है कि विदेश सचिव के इस दौरे से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी और पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को मनामा में चौथी भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता की। अपने उद्घाटन भाषण के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने व्यापार, निवेश, रक्षा और समुद्री सुरक्षा को शामिल करते हुए भारत बहरीन सहयोग के बढ़ते दायरे पर प्रकाश डाला। We see great potential in many new areas like space, education, fintech, science and technology. We also cooperate closely on defense and security matters. India's joining of the Combined Maritime Forces, which is headquartered in Manama, will certainly be beneficial to strengthening regional maritime security, and we affirm our very firm commitment to the safety and security of international maritime activities. Bahrain is a particularly valuable partner in the Gulf region. We very much appreciate your support for India in regional and multilateral forums. We look forward to working with you. और विदेश मंत्री ने मनामा स्थित संयुक्त समुद्री बल में भारत के हाल ही में शामिल होने को क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक कदम बताया। डॉक्टर जयशंकर ने अंतरिक्ष, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और विज्ञान क्षेत्रों में नए अवसरों पर जोर दिया। Issues pertaining to the peace and stability of West Asia, Middle East region. It is a region of deep strategic interest to India. We have emphasized the importance of safe and timely supply of humanitarian aid to the people of Palestine, and we call for an early ceasefire and release of all hostages. India, Excellency, has consistently supported the resolution of the Palestinian issue through a two-state solution. We have also contributed to the building of Palestinian institutions and capacities, and we certainly appreciate that Gulf countries are also working in the same direction. और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को रूस के कलिनिनग्राद स्थित यंत्र शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के नवीनतम बहुभूमिका वाले स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील के कमीशनिंग समारोह में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि INS तुशील भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का प्रमाण है। यह भारत और रूस के दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण पल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 दिसंबर तक रूस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री के साथ 10 दिसंबर को मॉस्को में होने वाली सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस के अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और मुंबई में कुर्ला से अंधेरी जा रही एक इंट्रासिटी बस ने सड़क पर कई वाहनों और लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हैं।
जिसमें 10 लोगों की स्थिति गंभीर अवस्था में है। घायलों को निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने परीक्षण उड़ान के सफल संचालन के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है, जो एरोड्रम लाइसेंसिंग प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का अंग है और इससे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अप्रैल 2025 तक संचालन के लिए तैयार होने की उम्मीद बढ़ गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के केवल 10 मिनट बाद इंडिगो का A320 विमान ने जेवर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तो इतिहास दर्ज हो गया। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट अप्रैल 2025 से कमर्शियल उड़ानों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राजमोहन राजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में एयरपोर्ट की संख्या बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में भी अभी एयरपोर्ट की संख्या 16 है, जो जेवर के बाद 17 हो जाएगी। इससे जेवर विश्व मानचित्र पर उभरेगा और यहाँ रोजगार के संसाधन भी बढ़ेंगे। Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, because of whom we are seeing exceptional success happening in the civil aviation industry. Last 10 years, we have seen almost all the airports in the country, the number to be doubled. What used to be 74 in 2014, today is 158 in 2024. And we are seeing more airports also coming in. जेवर एयरपोर्ट के रनवे को काफी खास तरह से बनाया गया है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक एयरपोर्ट अथॉरिटी के सहयोग से जेवर एयरपोर्ट का रनवे करीब 3.9 किलोमीटर का बनाया गया है। पहली बार है जब कोई कमर्शियल फ्लाइट ने नोएडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग की है। इसके लिए वाटर कैनन से फ्लाइट का अभिवादन भी किया गया। यहीं से विमान ने सफलतापूर्वक टेक ऑफ भी किया। इस दौरान विमान ने आसमान में लगभग 1.5 से 2 घंटे तक परीक्षण उड़ान भरी। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत होने से न केवल जेवर अंतर्राष्ट्रीय पलक पर छाएगा, बल्कि यहां पर युवाओं को भी रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, जो कि तमाम इंडस्ट्रीज, होटल और उद्योग भी यहां पर स्थापित हो पाएंगे। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, जेवर। और दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार करना। फोरम में भारत के डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेट का लाभ उठाने की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही शासन संबंधी चुनौतियों का समाधान भी किया जाएगा। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 में नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता और विशेषज्ञ भारत में इंटरनेट गवर्नेंस के उभरते परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर एकत्र हुए हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवाचार, साइबर सुरक्षा और ई कॉमर्स को बढ़ावा देने में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने भारत की विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ इंटरनेट गवर्नेंस को रेखांकित करने के महत्व पर बल दिया। India Internet Governance Forum, IIGF 2024, a platform where we convene to deliberate on the future of Internet governance, shaped by aspirations and ambitions of a digitally empowered India. This year's theme, Innovating Internet Governance for India, resonates deeply with our collective responsibility to ensure that the Internet remains a driver of growth that is sustainable, inclusive and equitable. The Internet today is not merely a tool for connectivity, it is the backbone of our economies, societies, individual aspiration. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अपने संबोधन में भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और समान इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया। We have 955 million users in India alone, and globally there are so many more. It has become a basic necessity for most people in their everyday life and everything that they do. It's very important that something which has become an essential part of everyone's everyday life is protected, conserved, made resilient, and we ensure that it is not weaponized against us.
फोरम में विशेषज्ञ डेटा संप्रभुता, AI नैतिकता और डिजिटल समावेशन जैसे विषयों पर पैनल चर्चा और कार्यशालाओं में भाग ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य एक लचीली और समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है। IIGF 2024 भारत की इंटरनेट नीतियों को आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जो गवर्नेंस के लिए अभिनव समाधानों का मार्ग प्रशस्त करता है। कृति वढेरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में डिजिटल इंडिया मिशन की वजह से 4 करोड़ LPG के नकली खाते और 5 करोड़ से ज्यादा राशन के नकली खाते खत्म किए हैं। गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाकर मोदी सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपए की बचत की है और ये घोषणा विदेश मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में की। देखिए। When Modi ji became our Prime Minister, हम लोग डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय का जो प्रिंसिपल था अंत्योदय का कि unless the person on the last rung of development, unless we bring him up to level, हम लोग का देश आगे नहीं बढ़ेगा. We've been constantly working on that thing. And our digital public infrastructure has been the biggest tool to help us achieve these goals. We finished corruption to a large extent. We increased our revenue by that. We can track our services. We can monitor our government processes. We brought in transparency. We brought in accountability, a reach to everyone, and we have succeeded in empowering people, whether they're in the urban areas or whether they're in the rural areas, by this connectivity जो गांव-गांव हम लोग भारत नेट के द्वारा by lakhs of kilometers of fiber optic cable जो लगाए जा रहा है। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने में भारतीय रेल का अहम योगदान है, चाहे माल ढुलाई हो या पर्यटकों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। भारतीय रेल की राजस्थान के लिए खास योजना तैयार है। वहीं जयपुर में शुरू हुए राइजिंग राजस्थान समिट में DD न्यूज़ के संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक से खास बातचीत की। मेरे साथ है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर श्री अमिताभ। आइए हम उससे बात करते हैं। अमिताभ जी, एक लैंड लॉक्ड स्टेट के अंदर जो सबसे बड़ा है, इसमें इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए रेलवेज की अहम भूमिका होती है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्टेट है और यहाँ पे असीम संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं में रेलवे की एक अहम भूमिका है, चाहे वो माइनिंग हो या टूरिज्म हो। हर प्रकार से रेलवे का एक बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ राजस्थान में नए ट्रैक का जो लेइंग हो रही है, चाहे वो नया ट्रैक हो, नई लाइन हो या डबलिंग हो, उसका एक बड़ा टारगेट है। बहुत सारी नई लाइंस का इकोनॉमिक सर्वे चल रहा है, उनकी फिजिबिलिटी देखी जा रही है। इसके अलावा स्टेशंस जो एक चेहरा होते हैं, शहर का चेहरा होते हैं, उन स्टेशंस पे बहुत विकास के कार्य चल रहे हैं। राजस्थान में करीब 85 स्टेशन हैं जिनके ऊपर रीडेवलपमेंट का वर्क चल रहा है। अगर हम बात करें नई ट्रेन की, फास्ट ट्रेन की, नमो रेल की अगर हम बात करें, तो उसको ऐसी ट्रेन को लेकर राजस्थान में किस तरह का प्लान्स है? अभी इस समय नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 4 वंदे भारत ट्रेन का संचालन कर रहा है। आने वाले समय में जयपुर जोधपुर अभी रिसेंटली सेक्शन का पूरा दोहरीकरण हो गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और आने वाले समय में संभवतः इस खंड पे भी वंदे भारत ट्रेन आपको दिखाई पड़ेंगी। इस पूरे क्षेत्र में स्टेशंस के विकास के साथ साथ दोहरीकरण, पूरा राजस्थान करीब करीब इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे यात्री सुविधाओं के हिसाब से और जो नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे विकसित भारत के अंतर्गत दिखाई पड़ रही हैं, जो कि हम लोग इस राजस्थान राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में देख रहे हैं, इसको भी कैप्चर करने में रेलवे की एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो आपने सुना, रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान लैंड लॉक्ड है, लेकिन यहाँ पर असीम संभावना है और इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे का की रोल है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, जयपुर। और वहीं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के भाषण पर DD न्यूज़ के संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से
खास बातचीत की। देखिए। राइजिंग राजस्थान में मेरे साथ हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में फार्म से लेकर फोर्ट तक राजस्थान जो है नंबर 1 है। किस तरह का फीलिंग आ रहा है? और उन्होंने कहा है पधारो हमारे देश, पूरी दुनिया को बोला है। बिल्कुल, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। वो यहाँ पधारे, उन्होंने हम सभी को आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया और हर टॉपिक पे उन्होंने विस्तार से अभी चर्चा की। हम सबको बताया कि क्या क्या राजस्थान में हो सकता है। केंद्र सरकार का पूरी तरह से सहयोग रहा है। आज राजस्थान एक ऐसे मोड़ पर है जो हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन राजस्थान का होने जा रहा है हर प्रकार से। तो बहुत बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है राजस्थान के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। तो बहुत खुशी की बात है, आज राइजिंग राजस्थान की शुरुआत है। आज इनॉग्रल सेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने इनॉग्रेट किया इस समिट को। तो बहुत खुशी हुई, सभी को गर्व हो रहा है कि आज हम लोग ऐसे राजस्थान की ओर बढ़ रहे हैं जो एक पहले तो राजस्थान एक हेरिटेज, तो डेफिनेटली यहाँ बहुत कुछ है, क्राफ्ट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन अब इंडस्ट्रियल हब भी बनने जा रहा है। बहुत प्रधानमंत्री ने बीजेपी की सरकार की, आपकी सरकार की तारीफ की कि एक ही साल में इन्होंने ये राइजिंग राजस्थान समिट किया है और उन्होंने उम्मीद जताई कि राजस्थान भी नेशन के इकोनॉमी में पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन करेगा। जी, अभी भी राजस्थान का कंट्रीब्यूशन काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब और भी इसको बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी के नेतृत्व में काम करेगी कि हम लोग और हमारी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएं और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा भी हो देश की इकोनॉमी। एक आखिरी सवाल, अपने अंदाज में बतौर डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप दुनिया के इन्वेस्टर्स को कैसे बोलेंगे कि वो राजस्थान आए? देखिए, मुझे लगता है इस पे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बोला उससे तो मैं मानती हूँ कि वो जो उनके भाषण के बाद तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सबको कहा सब पधारो राजस्थान और इन्वेस्ट करो, राजस्थान में सब कुछ है और राजस्थान पूरी तरह से तैयार है। तो आइए राजस्थान और इन्वेस्ट कीजिए। आइए राजस्थान और इन्वेस्ट कीजिए। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज जयपुर। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 12वें दौर में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को चीन के डिंग लिरेन के हाथों हार झेलनी पड़ी। 12 राउंड में लिरेन की जीत के बाद एक बार फिर स्कोर 6-6 की बराबरी पर आ गया है। गुकेश और लिरेन के बीच 14 दौर के मैच में अब 2 दौर का मुकाबला ही शेष है। दोनों ही खिलाड़ी खिताब जीतने से अब 1.5 अंक दूर हैं। अगर 14 दौर समाप्त होने के बाद मुकाबला ड्रॉ रहा तो विजेता का फैसला फास्टर टाइम कंट्रोल के जरिए होगा। और मलेशिया में आयोजित हुए एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय डेफ टीम स्वदेश लौट आई है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने आवास पर भारतीय दल से मुलाकात की और खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन पर बधाई दी। एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 में भारत ने कुल 55 पदक जीते और 23 देशों में 5वें स्थान पर रहा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 55 मेडल के साथ 5th रैंक पर हमारी टीम रही है। स्पोर्ट्स सेक्टर में देश में पैरालंपिक्स, डेफ गेम्स सभी में अच्छा परफॉर्मेंस के साथ देश के एथलीट आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज 55 मेडल के साथ आए हुए सभी डेफ एथलीट का स्वागत करता हूँ, उसका अभिनंदन करता हूँ। नहीं उन्होंने केवल स्वयं के लिए मेडल जीता है, लेकिन देश का गौरव भी बढ़ाया है और अपना स्वयं का और अपने परिवार का भी गौरव बढ़ाया है। मैं सभी एथलीट को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। फिटनेस हर किसी के लिए जरूरी है और खेलने की कोई उम्र नहीं होती। इसी संदेश को सामने रखते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मुहिम को आगे ले जाने की कड़ी में दिल्ली में मास्टर एथलेटिक्स मीट 2024 का आयोजन हुआ। दिल्ली मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस आयोजन में दिल्ली और आसपास के राज्यों के करीब 400 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एथलेटिक्स मीट की खास बात यह रही कि इसमें 30 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की उम्र के प्रतिभागियों ने विभिन्न खेलों में अपने हाथ आजमाए।
इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधि और खेल को शामिल करने के लिए प्रेरित करना था। I got my third position here in the my age category. मेरा उद्देश्य है ट्रॉफी मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। दौड़ते रहो, हंसते रहो, नाचते रहो। नाचेगा वही जिसके हौसले बुलंद है। ये सब हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी सर है, इन्हीं की देन है सब, क्योंकि इस उम्र में भी आके फिट इंडिया एक वो चलाई हुई है मुहिम, उसके देख के ना उसको हर उम्र का हर बच्चा या फिर जवान या बूढ़ा तो कोई है ही नहीं, जवान ही जवान है सब, तो वो सब इससे प्रेरित है। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा हमारा जो मुख्य धन है यही है स्वास्थ्य धन, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए थे कि जिसके पास अच्छी शरीर है वो सबसे धनवान है, बाकी सब आना जाना है। 8 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उसका फल मुझे मिला और आज ये फिट बॉडी है। और मैं सभी को कहना चाहूँगा कि सभी लोग सुबह रनिंग, जॉगिंग कुछ भी करें, ज़रूर करें, क्योंकि फिटनेस हमारा सबसे बड़ा धन है। मोदी जी का एक नारा था कि जैसे स्वास्थ्य का तरफ जागरूक होना, तो हमने भी वही कॉपी किया है और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं कि जब जैसे कह रहे हैं खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो खेलो इंडिया का नारा था, तो वही मास्टर्स में हम लोग लेके आ रहे हैं। It's been a great privilege to be a part of this event, to see all the athletes defying their ages. As the phrase goes, age is just a number, so you can just turn your neck around here and you can see that every other athlete is doing wonders despite their age. हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस को हर एक डॉक्टर स्ट्रेस करता है, और इस तरह की इवेंट्स आपको एक टारगेट और दे देती हैं कि वी विल बी कंटिन्यूसली वर्किंग सो दैट वी परफॉर्म वेल। और भारतीय डेफ क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की एक दिवसीय सीरीज के आखिरी मैच को 13 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय डेफ क्रिकेट टीम ने 5 मैचों की सीरीज पर 5-0 से अपना कब्जा जमा लिया है। दिल्ली में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 289 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका की टीम अपने सभी विकेट गंवाकर 266 रन ही बना पाई और मैच गंवा दिया। भारत जीत पर टीम के भारतीय डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित जैन, डेफ क्रिकेट की संरक्षक रीना जैन और हेड कोच संतोष कुमार राय ने जीत की खुशी जाहिर करते हुए खिलाड़ियों को बधाई दी। मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इस प्रकार की जीत रही। हम सोच रहे थे कि शायद नॉर्मल एक मुकाबला रह सकता है कि 3-2 से होगा या 2-3 से होगा होपरी, लेकिन इस बार तो हमने लगातार पूरे 5 के 5 मैचों को जीती है, तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई है। हम उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरीके का प्रदर्शन रहेगा। बल बहुत बड़ा है और अभी हमें देखने को मिला कि हमने इंग्लैंड की भी बायलैटरल सीरीज़ 7 के 7 मैच हमने जीते थे और आज 5 मैच हमने जीते हैं। और अब आने वाला हमारा जो टूर्नामेंट है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मैच है फरवरी में, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम वो सीरीज़ भी जीतेंगे। ये बहुत ही खुशी का पल है कि हमने श्रीलंका के साथ जो यहाँ पे एक दिवसीय मैचों की 5 मैचों की जो सीरीज हुई उसमें हमने 5-0 से मैच जीता है। इससे हमारे डेफ टीम का जो पहले भी काफ़ी अच्छा करती आ रही है, इस जीत से उनका मनोबल और भी ऊंचा रहेगा। और श्रीलंका डेफ टीम के खिलाफ जीत पर भारतीय डेफ टीम के हेड कोच देवदत्त ने कहा कि ये जीत इन खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इस जीत के बाद टीम उत्साह से भरी हुई है। देवदत्त से बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर 5 मैचों की सीरीज को 5-0 से अपने नाम किया है। इस वक्त हमारे साथ टीम के कोच मौजूद हैं। देवदत्त जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं टीम को की इस बड़ी जीत पर। कैसी तैयारी थी और इस रिजल्ट से टीम में कितना उत्साह है? टीम में पूरा उत्साह है सर। देखो, बच्चों ने पूरी मेहनत करी जो ये हम टूर्नामेंट जीत पाए। हमने ये टारगेट सोचा था, इंग्लैंड में हम जो खेले थे 5-2 से सीरीज जीत के आए थे इंग्लैंड से, तो हमारी ये रणनीति थी कि श्रीलंका आई है। हम बीच में श्रीलंका से 1-2 मैच जैसे T20 वर्ल्ड कप में हार गए थे, तो हमने कहा ये जो सीरीज है जो हमारे देश में आई, हमने अपने पूरे 5 के 5 मैच जीतने हैं और बच्चों ने जो दिल जान से पूरी मेहनत करी, जो आई होप ये हम टूर्नामेंट जो 5-0 से जीत पाएँ सर। बिल्कुल। अगर हम प्रतियोगिता की बात करें, 5 मैचों की सीरीज थी। सीरीज में जो विपक्षी टीम थी श्रीलंका की टीम
कैसा जो है कितनी कड़ी स्पर्धा थी इन दोनों टीमों के बीच? श्रीलंका टीम बहुत अच्छा खेली सर, और बराबर की टीमें थी। देखो हमने अभी तक देखा बराबर की टीमें, जो मैं 5-6 सालों से देखा, श्रीलंका अच्छी टीम है, हम ये नहीं कह सकते, पर हमने जो चीज़ें थी अपनी गलतियां पीछे दोहराई नहीं, जो अच्छा फील्डिंग बच्चों ने कड़ी मेहनत करी, जब इस वजह से हम 5-0 से टूर्नामेंट जीत पाए सर। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी हम जीत के आए थे, अभी श्रीलंका के खिलाफ आगे क्या कौन से मुकाबले होने वाले, कौन सी सीरीज होने वाली है? अभी रिसेंटली फरवरी लास्ट में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और इंडिया ट्रायंगुलर सीरीज होगी। उसके बाद इनका T20 वर्ल्ड कप है जो दुबई में होगा, वो उसकी पूरी तैयारी लगी है, एशिया कप भी है बीच में। तो ये थे देवदत्त जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि टीम इंडिया में उत्साह बहुत जमकर है और ये टीम आगामी मुकाबलों के लिए भी तैयार है, जहाँ पर कोशिश अपने जीत को दोहराने की होगी। कैमरामैन आशीष के साथ में सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और भारत की मशहूर निर्देशक पायल कपाड़िया ने इतिहास रच डाला है। उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट को गोल्डन ग्लोब्स के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणी में नामांकन मिला है। पायल कपाड़िया के लिए गोल्डन ग्लोब्स में नामांकन हासिल करना दूसरी बड़ी कामयाबी है। इससे पहले उन्होंने फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट्स में इस साल के कान फिल्म महोत्सव में बेस्ट डायरेक्टर और फिल्म की एक्ट्रेस अनुसुईया सेनगुप्ता को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब हासिल किया था। वहीं पायल कपाड़िया को ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रॉ प्री जीता था। मलयालम हिंदी फीचर फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट की कहानी मुंबई की 3 महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है, जो सड़क मार्ग से तटीय शहर की एक यात्रा पर जाती हैं। फिल्म में कानी को श्रुति, दिव्या प्रभा और छाया कदम ने मुख्य भूमिका निभाई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।